हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, आरएसएम एसएसबी टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है, जिसमें डीवी में हमारे पास 175 प्लस कैंडिडेट थे, फाइनल में 95 प्लस है। कुछ स्टूडेंट प्रोविजनल लिस्ट में है, बहुत सारे 8-9 के लगभग स्टूडेंट। तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर आ सके और आप लोगों को प्रिपरेशन की रिगार्डिंग टिप्स दे सकें। ये एक तरीके से इंटरव्यू वीडियो नहीं है, इसे आप स्ट्रेटेजी वीडियो मान करके चलिए। देखिए, जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो एक बार में नहीं हुआ होगा, बहुत टाइम लगा होगा, उन्होंने मिस्टेक से कुछ सीखा होगा। तो उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, क्या क्या मिस्टेक्स को सुधारा, वो चीज़ें आपको पता चलेगी। इन सभी वीडियोज को यदि आप देखेंगे, और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि हर 2-3 दिन में ऐसा एक वीडियो जरूर देखिए, हमारे चैनल पर बहुत सारे हैं। तो आपका सिलेक्शन यदि 3 साल में होना है तो मुझे पूरा यकीन है 1.5 से 2 साल आपको कम लगेंगे। तो आज हमारे साथ परसाली जी है जयपुर से, जिनका टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ है। 570 पॉइंट कुछ मार्क्स है, और आज हम इनसे जानेंगे। तो परसाली जी, पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच सर। सर आपकी वजह से ही हुआ है मेनली तो। नहीं नहीं, आपकी मेहनत है देखो। और ये बताइए कि इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो पीडीएफ में जब रोल नंबर नज़र आया और मिल गया वो, तो क्या रिएक्शन रहा आपका, फैमिली का? किसने देखा रिजल्ट? सर पहले जब पहले वाला रिजल्ट आया था वो मेरी सिस्टर ने देखा था, फिर उसके बाद हमने देखा था, तो ऑब्वियसली सबको बहुत खुशी हुई थी। एक इमोशनल मोमेंट हो गया था सबके लिए कि इतना टाइम प्रिपेयर करने के बाद फिर वो जब रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई थी। एंड देन अभी जब फाइनल रिजल्ट आया था तो भी एक्सपेक्टेड था कि हाँ शायद हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ से थे मार्क्स ऊपर, बट फिर भी एक डर तो रहता ही है कि आने से पहले कि एक बार हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगे। तो वैसे खुशी बिल्कुल। हुई थी सबको। अधिकतर स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जिनका रिजल्ट कोई और देखता है, रीज़न वैसे मेरे को भी नहीं पता। और जब देखो मार्क्स काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे कट ऑफ से, तो लग रहा था कि हो जाएगा। हाँ पर जी। साली जी, ये बताइए कि आप कितने टाइम से कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम दिए, उनमें कहाँ तक पहुँचे? फिर पहले सबसे पहले 2019 में मैंने बैंक के लिए प्रिपेयर किया था, फिर उसके साथ-साथ एसएससी के लिए भी साथ-साथ में कर लिया था कि बैंक और एसएससी एक साथ हो जाएगा। फिर मैंने दिल्ली पुलिस का भी दिया था कांस्टेबल वाला, उसमें भी हुआ था बट उसमें फिजिकल नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद एक और ये जेवीवीएनएल वाली वैकेंसीज आई थी, बट उस टाइम पे प्रिपरेशन थी नहीं, तो वो तो बस ऐसे ही दिया था कि हाँ ठीक है, तब तक मैं सीएमजी को जानती नहीं थी। फिर अभी रिसेंटली मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, यूजीसी नेट इसका एबीएसटी कॉमर्स से। एंड देन उसके बाद मैंने एफसीआई का एग्जाम भी दिया था, उसमें मुझे सीएमजे का पता चला था। मैंने अभिषेक सर की फर्स्ट वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तब मुझे पता चला था सीएमजे के वो फ्री कोर्सेज में क्वेश्चंस वगैरह थे, वो मैंने पढ़े थे एफसीआई के लिए। फिर उसमें मेरा वेटिंग लिस्ट में आया था, वो भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो मेरा 41 नंबर वेटिंग था एफसीआई में। फिर उसके बाद मैंने इसके लिए पढ़ना शुरू किया था कि सीएमजे का कोर्स लेने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी प्रिपेयर किया था मैंने। साथ साथ इसके लिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी पढ़ाई की थी। तो आपके पास हमारे दो कोर्स थे, एक टीआरए जीआरए वाला और एक एपीएबीएसटी वाला। हाँ जी सर। ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा, प्रसाली जी ने कॉमर्स के 3 एग्जाम दिए हैं, एक जेवीवीएनएल वाला, एक एफसीआई वाला और एक टीआरए जीआरए वाला। जेवीवीएनएल पहला ही एग्जाम था जिसमें ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी। एफसीआई वाला दिया जिसमें 2 मार्क से रहे। हाँ और जी। ये वाला एग्जाम दिया, एफसीआई वाले में भी डीवी तक ये पहुंचे थे। और इसके अलावा स्टूडेंट, ये देखने को आया है कि जितने भी स्टूडेंट से हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उसमें 70-80% ऐसे होते हैं जो एसएससी बैंक वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट की ही बात करें तो। ऐसा इसलिए है कि कॉमर्स स्टूडेंट को पता नहीं होता कि कॉमर्स वालों को भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, वैकेंसीज आती है, उनको लगता है कि नहीं आती है, या आती है तो इक्की दुक्की आती होगी। एक साल में कम से कम 8 वैकेंसी की हम गारंटी लेते हैं। आने को तो एक साल में 20 वैकेंसीज आती है। आपकी पसंद की नहीं आएगी, आप पोस्ट मांगोगे उतनी नहीं आएगी, आपके आसपास नहीं आएगी, लेकिन 10 पोस्ट, 20 पोस्ट, 50 पोस्ट ऐसे कर करके कम से कम 8 वैकेंसी की हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप 3 साल प्रिपरेशन करते हैं, आप 20 से ज़्यादा एग्जाम दोगे, और
20 एग्जाम देने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो। तो अधिकतर स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जिनको जिनको सिलेक्शन लेने में 3-4 साल लग जाते हैं। तो परसाली जी ने भी कुछ जनरल कंपटीशन दिए, कुछ ये दिए और फिर जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो परसाली जी ये बताइए कि इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो नहीं रहा था, तो डीमोटिवेशन क्रिएट होता है, फैमिली प्रेशर वगैरह। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, सबकी फैमिली सिचुएशन अलग अलग है। तो जैसे डीमोटिवेट हुए थे क्या, और हुए तो कैसे मोटिवेट हुए, किसने मोटिवेट किया? सर डिमोटिवेट तो हुए थे ऑब्वियसली, कि हर में किसी में वीडियो में भी हो गया था, एंड देन 1 या 2 मार्क्स से वो भी रह गया था। तो वो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन ही टच हो रही थी, क्लियर नहीं हो पा रहा था। एएसओ में भी यही सीन रहा था कि उसमें भी पूरा क्लियर नहीं हो पाया था। 1-2 मार्क्स से कहीं ना कहीं रह ही जा रहे थे, बट पापा ने कभी प्रेशर नहीं दिया, बस बोला कि तुम करते रहो, एक ना एक दिन तो सक्सीड होगे ही होगे। तो बस डिमोटिवेट तब होती थी जब रिजल्ट भी आता था किसी भी वैकेंसी का, एंड देन मोटिवेशन भी फैमिली ही थी। तो स्टूडेंट ये बहुत अच्छी बात है। देखो फैमिली में आप जो स्टूडेंट स्टडी कर रहा है उसे आप उसकी मिस्टेक्स के लिए टोक सकते हो। यदि वो टाइम खराब कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है या सही से नहीं पढ़ रहा है, आपको कोई मिस्टेक्स नज़र आ रही है, रिजल्ट स्टूडेंट के कंट्रोल में नहीं है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। कि रिजल्ट आने पर आप स्टूडेंट को कुछ भी नहीं बोल सकते। जब वो प्रिपरेशन कर रहा है तब आप उसे टोक सकते हो कि आप इस तरीके से टाइम खराब कर रहे हो, या फिर आप इस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। जब तक स्टूडेंट खुद मना नहीं कर दे कि अब मैं आगे प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, जितना जोर लगाना था लगा लिया, तब तक उनको पढ़ने दीजिए। जो बॉयज स्टूडेंट है उनमें फिर भी थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक लेवल के बाद जॉब वगैरह करनी ही पड़ेगी। गर्ल्स को तो और ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है, मैरिज के बाद भी टाइम मिल सकता है। तो परसाली जी ये बताइए, जैसे आपने वो जनरल कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन की, बैंक एसएससी वीडियो एएसओ की भी की, तो उनकी वजह से इस एग्जाम में आपको कोई बेनिफिट मिला या आपको लगता है कि उनमें टाइम खराब हुआ? नहीं सर, उन्हीं से ही एक्चुअली मेरा कॉमर्स पोर्शन फिर भी ठीक है। पेपर वन तो सिर्फ उन्हीं के थ्रू ठीक हो पाया, अगर मैं वो एग्जाम्स नहीं देती जनरल पेपर के जो भी थे, तो ये जो इसमें पेपर वन में जो था वो स्कोर बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरी सिर्फ एक दिन की या 1 महीने की 2 महीने की मेहनत है, तो वो भी नहीं है। मैंने पिछले 4 या 5 साल जो भी अपने जनरल पेपर के लिए दिए थे, तो वो 4 या 5 साल डिवोट होके और उन सब का एग्रीगेट होने के बाद ही यहाँ सक्सेस मिली है, वरना एक ही दिन में नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो स्टूडेंट अपने लाइफ में जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, वो कहीं खराब नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएगा। पर शाली जी ये बताइए, जैसे जनरल कंपटीशन होते हैं, एसएससी बैंक वीडियो वगैरह, उनमें तो बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है, हजारों के लगभग पोस्ट होती है। कॉमर्स में बहुत कम पोस्ट होती है, मतलब ये तो इसमें तो ज़्यादा थी, बाकी 300 भी कोई 2-3 साल में एक वैकेंसी आती है। तो आपको क्या लगता है कि कॉमर्स स्टूडेंट का सिलेक्शन वहाँ इजीली हो जाएगा क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है, या कॉमर्स की ये छोटी छोटी वैकेंसीज यहाँ होना आसान रहेगा आपके ओपिनियन में? सर वो देखिए डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि अगर आपको लगता है कि आप बाकी जनरल पेपर में भी अच्छा कर पाएंगे, तो वेल एंड गुड कि आप वहाँ पे तैयारी करके अपना ट्राई दे लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आपका कॉमर्स पोर्शन ही स्ट्रांग है, आपका जनरल पेपर स्ट्रांग नहीं है, तो डेफिनेटली अगर आपका कॉमर्स पोर्शन स्ट्रांग है तो आप 30 या 40 पोस्ट में भी आराम से अपनी पोजीशन सिक्योर कर लेंगे। स्टूडेंट देखो, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है। कॉमर्स की जितनी भी वैकेंसीज है उसमें 11th 12th बीकॉम एमकॉम, बस ये ही कंटेंट आता है, इसके अलावा और कोई भी कंटेंट नहीं आता है। तो यदि आप कॉमर्स से मतलब बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हो, बहुत सालों से इन्हीं की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कॉमर्स में आप कभी इंटेलिजेंट थे भी नहीं, तब तो बात अलग है, वरना कॉमर्स में सिलेक्शन लेना आसान रहेगा। इवन कुछ जगह पर एक एक पोस्ट थी, वहां पर भी स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है। आप इसी चैनल पर उनके इंटरव्यू वीडियोज देख सकते हैं। कम पोस्ट है तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि स्टूडेंट फॉर्म ही नहीं भरते हैं। आरसीडीएफ एंड राजफेड की वैकेंसी है तो लोग फॉर्म नहीं भरते, उनको लगता है कि सिलेबस ऊट पटांग है, ये एक्सपीरियंस इकट्ठा करना पड़ेगा, ये कहाँ से बनेगा, फॉर्म नहीं भरते। जबकि पेपर इजी आता है क्योंकि उनको कैंडिडेट लेने हैं। जहां पर कंपटीशन ज़्यादा होता है वहां पर डिफिकल्ट आता है। कम पोस्ट में भी सिलेक्शन होगा,
आपको सारे एग्जाम देने हैं कॉमर्स के, एक साल में 8-10 एग्जाम देने हैं, कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी है बिना वैकेंसी का वेट किए। पर साली जी, जो कॉमर्स स्टूडेंट है उसे जर्नल पेपर से डर लगता है। आपका तो मान लो इतने सालों में प्रिपेयर हो गया, लेकिन एक लेवल पर आप भी स्टार्टिंग में थे, जैसे 12th क्लास के बाद में आपको भी लगता था कि ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, हिस्ट्री जीके वगैरह। तो इनके रिगार्डिंग कुछ टिप्स हो, कुछ चैनल बुक्स वुक्स, जो भी तरीका हो, ये कैसे प्रिपेयर हो कॉमर्स स्टूडेंट के। सर सीधी बात है, जितना डर से भागेंगे उतना डराएंगी चीजें। तो एक टाइम पे आके आपको करना ही पड़ेगा। मेरे साथ ये था कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट साइंस पोर्शन अच्छा नहीं था, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको करना ही पड़ेगा। तो मुझे साइंस हमेशा से ही रहा था कि नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, बट अल्टीमेटली मैंने वो अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने दिया। थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं हो पाता था, बट इतना कि जैसे डेली आधा घंटा निकाल लिया साइंस के लिए। तो धीरे धीरे एक दिन में सारी चीजें नहीं हो पाती बेसिकली। तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, फिर वो डर भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो कुछ यूट्यूब से, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि कर पाते हैं बुक्स से, मेरे साथ था कि मैं बुक्स नहीं प्रेफर कर पाती हूँ। मुझे यूट्यूब ही ज्यादा बेटर लगता था। कुछ भी मैंने उठा के खोल लिया यूट्यूब पे, किसी का भी पढ़ के एक बार को दिमाग में नहीं जाएगा, बट सुन के वो दिमाग में चला जाता है। तो मेरा तो यही था कि मैं यूट्यूब खोल के कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह देख लेती थी, कि वो ज्यादा नहीं तो अगर मेरा थ्योरी पढ़ने का मन नहीं है तो मैंने क्वेश्चंस देख लिए, तो वो माइंड में चले जाते थे। तो उसी से ही, और कुछ भी ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि ये मैं भूल जाऊंगी, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी। अभी भी मेरे पास नोटबुक्स पड़ी हुई हैं जिनमें मैंने सारे अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनाए हुए थे। कॉमर्स का भी पूरा मैंने थ्योरी पोर्शन मेरे पास अलग से था, बट स्टिल मैंने जो भी पॉइंट्स, मैं क्वेश्चंस देखती थी एंड कुछ भी ऐसा आता था कि ये मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं है, तो मैं उसको अपने पास नोट डाउन कर लेती थी। और जब भी रिवीजन करने बैठती थी तो वो 2 या 3 पेजेस होते थे जिनमें मेरे सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हो जाते थे, उनको मैं हमेशा से रिवाइज करती थी। स्टूडेंट, मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती रहती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम एफसीआई वाला फॉर्म नहीं भरेंगे, रीजन बताते हैं कि सर मेरी मैथ रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है इसलिए मैं नहीं भरूंगा। ऐसे ही किसी दूसरी वैकेंसी के लिए बताएंगे कि इसमें मेरा ये स्ट्रांग नहीं है। स्टूडेंट देखिए, जो प्रॉब्लम रिपीटेटिव है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको निकालना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम केवल एक बार आ रही है लाइफ में, उसे आप इग्नोर कर सकते हो। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, चार ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप किसी भी लेवल का पूरे इंडिया में कोई भी एग्जाम दो तो आएंगे। तो आप ये एक्सक्यूज बनाते रहोगे कि मेरे को मैथ रीजनिंग नहीं आती, मेरी तो हमेशा से कमजोर रही है, मैं नहीं पढ़ सकता, नहीं चलेगा काम। और ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मान लीजिए कि मैथ में से मान लो 20 क्वेश्चन आने हैं और अभी आपसे मान लो एक क्वेश्चन हो रहा है, 20 में से एक क्वेश्चन हो रहा है। मैं ये बोलता हूँ कि आपने एक बार मैथ का पूरा कोर्स पढ़ा, तो ऐसा हो सकता है कि 20 में से चार भी नहीं होंगे। मतलब एक क्वेश्चन से आप चार पर तो पढ़ेंगे, तीन क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा सही होंगे, फिर आप उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे करते करते 20 में से 8-10 सही होंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपका वीक है वो कॉमर्स जितना स्ट्रांग हो, लेकिन 50% क्वेश्चन हो जाए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, एक लेवल ऐसा आएगा आपको लगेगा कि ये वाला सब्जेक्ट भी मेरा कॉमर्स जितना स्ट्रांग हो चुका है। स्टूडेंट ये मान करके तैयारी करते हैं कि 2 महीने बाद मेरा जो एग्जाम होने वाला है, मेरे को तो उसी में सिलेक्शन लेना है। टीचर बोल ही क्यों रहा है कि कभी स्ट्रांग हो जाएगा, 1.5-2 साल की बात करके डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो। शॉर्टकट सबसे लंबा रास्ता है, 2 महीने में सिलेक्शन होना होता ना, तो जब आपकी बीकॉम हुई थी उसके 2 महीने में हो चुका होता। सिलेक्शन में आपको टाइम लगेगा। यदि आप बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट जो हम रास्ता बताते हैं उस पर चलोगे तो 1 साल। अगर कभी ऐसा हो कि 6 महीने में ही बहुत सारी वैकेंसी आ जाए तो 6-8 महीने, वरना मिनिमम 1 साल। और उसी तरीके से चलते रहोगे जैसे आप चल रहे हो तो 3-4 साल लगेंगे। और 3-4 साल में भी अगर आपके ये सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं तो आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मैथ रीजनिंग को बिल्कुल अच्छे से कीजिए, हमारे कोर्स के अंदर भी है, एक बार उससे कर सकते हो। कुछ एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आती है, एफसीआई ईएमआरएस में एसएससी बैंक लेवल की आई थी, तो मथुरिया बुक हम सजेस्ट करते हैं, उससे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी के सब्जेक्ट आप यूट्यूब से कर सकते हो, कोर्स की ज़रूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग भी कर सकते हो, किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लो। ऐसा नहीं है कि आज इस टीचर को आज उस टीचर को, ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और कॉमर्स पोर्शन हमने ऐसा डाला हुआ है, किसी भी लेवल का एग्जाम आए आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है।
पर जी आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ के लिए आंदोलन, ट्वीट कैंपेन वगैरह चलते हैं और उन चीज़ों के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। हम लोगों को भी, आप लोगों को भी बोलते हैं कि नाम रख लिया कॉमर्स मेरी जान, कॉमर्स के लिए तुम कुछ नहीं करते, तुमसे एक ट्वीट नहीं होता। बच्चों को बोला जाता है कैसे कॉमर्स स्टूडेंट हो, ट्वीट नहीं होता। ट्वीट कर दिया तो घर पे बैठ के ट्वीट करने से क्या होगा, जयपुर नहीं आ सकते, जयपुर चले गए तो एक दिन आने से क्या हो जाएगा, हम तो इतने दिनों से बैठे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कॉमर्स बेनिफिट वाले मुद्दे थे, इनमें आपने कितना पार्टिसिपेट किया या फिर आपने इनमें योगदान नहीं दिया और बच्चों के साथ गलत किया? सर मैं तो बिल्कुल दूर रहती थी। मैंने ट्विटर ही अभी जाके इंस्टॉल किया है, वरना मैंने तो ट्विटर तो इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ था। टेलीग्राम पे मैं एक्टिव थी, बट ऐसे नहीं कि मैं पूरे-पूरा दिन टेलीग्राम चलाती थी। टेलीग्राम पे सिर्फ़ 1 या 2 ग्रुप्स मैंने मेन-मेन जिनमें कंटेंट आता था पढ़ाई के लिए, सिर्फ़ वो जॉइन किए हुए थे। बाकी ग्रुप चैट्स में तो मैं ना तो आज इन्वॉल्व होती हूँ, ना मैं पहले इन्वॉल्व होती थी। अभी भी इतना अभी जाके हो गया है कि जॉइनिंग लेनी है तो थोड़ी नॉलेज रहे कि क्या है, क्या नहीं है। वरना जितना दूर रहोगे चीज़ों से उतना ज़्यादा बेटर है। तो आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। मुझे ये नहीं पता होता था मेरा फ़ोन कहाँ रखा हुआ है। बस मुझे क्लास लेने के लिए वो मैं दूसरे फ़ोन से क्लास लेती थी, तो मैं उसमें डाउनलोड करके रखती थी, उसमें मैंने सिम भी नहीं रखी हुई थी, सिर्फ़ डाउनलोड करके मैं क्लासेस रखती थी अपने पास में और जो मेरा मेन फ़ोन था जिसमें सिम थी, वो पता नहीं कहाँ रहता था और पूरे दिन सिर्फ़ मैं दूसरे वाले फ़ोन को लेके अपने उससे पढ़ाई करती थी। स्टूडेंट एक मोटिवेशनल स्पीकर है शिव खेड़ा जी, उनका एक कोट है कि जीतने वाले अलग काम नहीं करते हैं, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। हमारा कोर्स कंटेंट बहुत सारे लोगों के पास था और भी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा करा रहे होंगे, सिलेबस भी वही था, सब चीज़ें सेम थी। 99.99% स्टूडेंट फेल होते हैं, 0 पॉइंट कुछ स्टूडेंट को ही सफलता मिलती है। ये मैं बाकी एग्जाम के लिए कह रहा हूँ, टीआरए में तो 15 में से एक स्टूडेंट पास होना था, तो हमारे पास भी लगभग मतलब हमने कोर्स पहले से चला रखा था, काफ़ी पहले से। तो लगभग 1500 के लगभग स्टूडेंट थे, उनमें से आधे बच्चों का सीईटी नहीं हुआ। तो मतलब 40% के लगभग रिजल्ट रहा, बहुत बच्चों का सीईटी नहीं हुआ, फिर एग्जाम नहीं दिया। इसमें 40% रहा हमारा, लेकिन जो बाकी के एग्जाम होते हैं उनमें सीएमजे का रिजल्ट रहता है 4-5%, ज़्यादा उम्मीद ना करें। ओवरऑल रिजल्ट रहते हैं 0 पॉइंट कुछ। तो उन 95% बच्चों को या 99.99% बच्चों को पीछे आप तभी छोड़ सकते हो जब आपको वो तरीका पता चले कि वो 5% या 0 पॉइंट कुछ बच्चे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। ये एडवाइस कोई आपको देगा नहीं, लेकिन मैं कोचिंग ओनर होते हुए भी आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप है ना टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर दो। कौन कहता है, सब ये चाहते हैं कि उसके फॉलोवर बढ़े टेलीग्राम पर। मैं ये कहता हूँ कि आप टेलीग्राम को अनइंस्टॉल कर दो, लेकिन आपका मन नहीं मानता। फिर भी अगर करना ही है तो टेलीग्राम पर अच्छे आपने 1-2 चैनल ज्वाइन कर लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, उनको भी दिन में एक बार चेक करो। आप हर 15 मिनट में चेक करते हो, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको 15 मिनट में नहीं पता चली तो बुरा हो जाएगा? यही तो होगा ज्यादा से ज्यादा कि आपको 2 दिन बाद में पता चल जाएगा, कोई नोटिफिकेशन आया या कुछ भी आया, नई वैकेंसी आई, क्या लॉस हो जाएगा उसमें 2 दिन बाद में पता चलने से? हर इंफॉर्मेशन को हम ऐप मैसेज में भेजते हैं, नोटिफिकेशन में भेजते हैं। देखो हमारा काम है, हम केवल टीचर नहीं है, साथ में बिजनेसमैन भी है, तो हमारा काम है कि वो मार्केटिंग करना, वो चीजें करते रहना, लेकिन आप लोगों का टाइम खराब होता है। परशाली जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि मतलब एक मोबाइल में बस वीडियोस डाउनलोड करके रख लिए, उसमें सिम ही नहीं डाल रहे हैं तो टेंशन ही खत्म, उस चीज को देखना ही नहीं है। मैं जब पढ़ाई करता था तो एक तरीका अपनाता था। तो मतलब मैं जब पढ़ाई करता था तो जनरली मोबाइल वाला सिस्टम तब तक चलता नहीं था। हालांकि मेरी एज आपको कम लग रही होगी, बुक्स वगैरह से हम लोग पढ़ते थे। तो बार बार तब व्हाट्सएप भी से भी पहले का जमाना, तो उसमें एसएमएस वगैरह चलते थे, वो देख रहे हैं। तो मोबाइल, तो उसमें है ना, मतलब एक कॉन्सेप्ट बनाया हमने, ब्लो कार। ब्लो कार का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने डिसाइड कर लिया कि जैसे 1 घंटे तक नहीं छेड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मोबाइल को साइलेंट करके उल्टा करके रख दिया, जो होगा 1 घंटे बाद देख लेंगे। तो कम से कम ऐसा तो कर ही सकते हो आप कि 1 घंटे तक मैं किसी दूसरी ऐप पर जाऊंगा ही नहीं, न यूट्यूब न ट्विटर व्यूटर, किसी चीज पर नहीं जाऊंगा। तो वो 1 घंटे का आपने बनाया, उसके बाद भी मतलब एक रूल बनाइए कि मैक्सिमम मेरे को 3 मिनट ही चेक करना है, और 3 मिनट के बाद में फिर से वो 1 घंटे का ब्लॉकर। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हो, डायरेक्टली इस तरीके से स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो तो।
और ये वाली जो चीज़ें हैं आंदोलन वगैरह वाली, ये टीचर केवल अपने फायदे के लिए करवाते हैं। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें पैसे कमाने हैं। सीईटी हटने से केवल हम लोगों को फायदा होता। अगर देखो सीईटी था तब हमारे पास 1500 ओवरऑल स्टूडेंट थे, सीईटी नहीं होता तो हमारे पास 10,000 स्टूडेंट होते। पूरी लाइफ टाइम कोई काम नहीं करना पड़ता। अब दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई सीईटी लग गया है, जो बच्चे हैं बस उन्हीं को तैयारी कराएंगे, कोई बात नहीं, किस्मत की बात है। दूसरा ये कि बच्चों को आंदोलन में लगा दो और बच्चे बिल्कुल धरने पर बैठ जाए, भूख हड़ताल करे, टंकी पर चढ़ जाए और सीईटी हट जाए, फिर अपना फायदा हो, ये काम करते हैं टीचर। इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तब आपको फायदा होगा, लेकिन वरना एज निकल जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 29-30 साल पर पहुंच चुके हैं। सोचना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। ठीक है। पर साली जी, एक और मुद्दा है, वो मुद्दा मतलब मैं यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा। पहले मैं अपनी ओपिनियन बताना चाहूंगा, फिर आप बताना चाहो बता सकते हो। देखो, डीवी रिजल्ट आया, कट ऑफ हाई गई, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा गई। हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई, उससे भी ज़्यादा गई। फिर क्या हुआ कि कुछ टीचर्स ने वीडियोज वगैरह बनाए, मैसेज वगैरह डाले कि धांधली हुई है, चीटिंग हुई है, 90% बच्चों का सिलेक्शन चीटिंग से हुआ है, ये संस्था चीटरबाजों का सिलेक्शन कर रही है। और एक बहुत अच्छे टीचर जिनका मैं पहले बहुत सम्मान करता था, उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला डीवी वाले दिन, आंखों में आंसू ला करके कि सिस्टम गलत है। मैं तो बच्चों से ये कहूँगा तैयारी करना बंद कर दो, किस मुंह से कहूँ कि तैयारी करूँ, तैयारी करो, ऐसा उन्होंने कहा। वो बहुत ज़्यादा निराश लग रहे थे रिजल्ट से। फिर अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर उनका एक वीडियो सजेस्टेड में आया, जिसमें उन्होंने बताया कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारे यहाँ से 3200 प्लस सिलेक्शन हो गए फाइनल। मैं चाहता हूँ ये वीडियो उन तक पहुँचे, तो मैं उनसे साफ कहना चाहूँगा कि सर, आपके यहाँ से 3200 प्लस फाइनल सिलेक्शन हुए हैं, तो आपके पास डीवी के अंदर कम से कम 7-8 हज़ार बच्चे होने चाहिए। हमारे पास 95 प्लस फाइनल है, तो डीवी में 175 थे, तो 7-8 हज़ार आपके पास होने चाहिए। और 10,000 में से 7-8 हज़ार आपके थे, तो उस दिन आप क्यों शोक मना रहे थे? आपने जश्न क्यों नहीं स्टार्ट किया जैसे हम कर रहे थे? अगली बात, 3200 को आपने काउंट किया होगा, आपके पास रोल नंबर है, उन रोल नंबर की लिस्ट आप जरूर से डालिए कि ये हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा उसमें हमारा तो कोई स्टूडेंट नहीं है या किसी अदर इंस्टीट्यूट का तो नहीं है, कोई सेल्फ स्टडी वाला नहीं है। उनके रोल नंबर डालिए। उन बच्चों के मैसेज आए होंगे, तो 3200 में से आप 1000-1200 के डाल दीजिए। उन 3200 में से 100-150 बच्चे आपसे मिलने भी आए होंगे, ऑफलाइन चलाते हैं, वो भी डालिए। वरना एक बार आपने तब बच्चों का भविष्य बर्बाद किया ये कह करके कि सिस्टम गलत है, तैयारी करना छोड़ दो, पढ़ाई करना बंद कर दो। आपने पढ़ाना बंद क्यों नहीं किया? सिस्टम गलत है तो आप करो सबसे पहले पढ़ाना बंद, जस्ट अगले दिन कोर्स लॉन्च कर रहे हो और एक बार अब बेवकूफ बना रहे हो ये झूठा कह करके। तो स्टूडेंट, ऐसे लोगों से आपको है ना सावधान रहना पड़ेगा। मुझे पता है कि आप उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपके मन में इज्जत है, हमारे मन में भी थी कभी, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा ऐसे लोगों को। प्रूफ लीजिए और विश्वास कर लीजिए, बात खत्म है। तो परसाली जी, आपके सामने भी ऐसे कोई बच्चे बच्चे आए हैं, उन्होंने आपको बोला कि स्कैम हुआ है, धांधली हुई है, तुम लोगों ने गलत किया है, ऐसा कुछ, या ये तो मुद्दा आया आपके सामने? जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं तो बहुत दूर रहती थी सबसे, मैं लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती। अभी भी ग्रुप में सिर्फ़ उन्हीं लोगों से 2-4 लोगों से बात होती है जिनका मुझे पता है कि हाँ, ये ठीक हैं। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। और अगर ऐसा सामने भी आता तो मैं बस यही बोलती कि ठीक है, मतलब अब जो है वो सिस्टम से तो हम लड़ नहीं सकते हैं, जो होगा देखी जाएगी। और जो हुआ है तो अब किसी को क्या जस्टिफ़िकेशन देना उस चीज़ का कि हम सही हैं, ये हमें पता है और हमारा भगवान जानता है। तो बस मैंने ज़्यादा किसी को कोई जवाब नहीं दिया इससे रिलेटेड। स्टूडेंट, केवल आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में है, बाकी चीज़ों से केवल आपका दिमाग डाइवर्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। आप उस स्टडी से दूर जाते जाओगे। जब तक आप स्टडी कर रहे हो, इन चीज़ों को दिमाग में लाने ही मत दीजिए। हमारी मजबूरी है कि हमें सोशल मीडिया चलाना पड़ता है, टेलीग्राम चलाना पड़ता है, इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। व्हाट्सएप पर तो मैं ऐसी चीज़ें लेता ही नहीं हूँ, कोई भेजता है हाथों हाथ ही ब्लॉक कर देता हूँ उसे। लेकिन टेलीग्राम पर देखने को मिलती है, इनसे दूर रहोगे उतना फ़ायदा होगा। कोई स्टूडेंट इस वजह से सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख करके दे रहा हूँ, कोई स्टूडेंट इस वजह से सेलेक्ट नहीं हो रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग तेज है। वो केवल अपनी मेंटल कैपेसिटी की इन चीज़ों से दूर रह रहे हैं,
फोकस कर रहा है। मतलब 90% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 2 ढाई महीने प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया है। दो रिस्क थी बच्चों के पास, दो में से एक रिस्क लेनी थी। पहली रिस्क थी कि सीईटी का एग्जाम होते ही तैयारी स्टार्ट कर देता, और अगर सीईटी नहीं होता तो कोर्स की फीस खराब जाती। बच्चा बोलता है कि मैं सीईटी का रिजल्ट आने के बाद तैयारी करूंगा, वरना मेरे पैसे खराब जाएंगे। दूसरी रिस्क थी सीईटी का रिजल्ट आएगा, आपका सीईटी हो जाएगा लेकिन जूनियर अकाउंटेंट नहीं होएगा। बच्चे ने दूसरी रिस्क लेना पसंद किया। 4-5 हज़ार रुपए आजकल 11th-12th की एक महीने की फीस है, और वो भी छोटे शहरों में। 8th क्लास की 80 हज़ार रुपए फीस चल रही है बायजू वगैरह पर, या लोकल आप देखेंगे। यदि आप ये रिस्क नहीं ले सकते हैं ना, तो फिर आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, 2 महीने में सिलेक्शन होगा ही नहीं। आप ये सोच रहे हो कि अभी कोर्स ले लिया, पैसे खराब जाएंगे, पहले मुझे रिजल्ट बताओ फिर प्रिपरेशन करूंगा। सीसीआई का एग्जाम हुआ, 12 दिन पहले गवर्नमेंट बता रही है कि भाई इस तारीख को एग्जाम है। एफसीआई का एग्जाम हुआ, प्री के रिजल्ट के 20 दिन के अंदर एग्जाम करा दिया उन्होंने। नहीं सर, तो 5 दिन में ही हो गया था। हाँ, इस बार 5 ही दिन में हो गया था, उससे पिछली बार 20 दिन में। तो आप कर लो तैयारी, कहाँ से करोगे? केवल उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। ठीक है प्रशाली जी, ये बताइए कि टीआरए की आपने कितने मंथ प्रिपरेशन की, और कैसे ये सब्जेक्ट पढ़े, नोट्स बनाए, प्रिंट आउट निकाले, कैसे रिवीजन किया? सर मैंने मई 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लिया था, तो उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा जो सिलेबस था वो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मई से ही। तो बेसिकली तो जो भी सिलेबस था इसमें से, जिसमें इकोनॉमिक्स हो गई और अकाउंटिंग का पूरा पार्ट हो गया, ये तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। और बचा जीएफएआर, आरएसआर रूल्स, ये सब तो मैं सर झूठ नहीं बोल रही, मैंने 1 से 1.5 महीने में ही पूरा लर्न किया था। और क्योंकि मुझे भी डाउटफुल था, मेरे 157 मार्क्स थे सीईटी में, तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं उस अकॉर्डिंग कर रही थी कि ये नहीं होता है तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करूंगी, और मेरी प्रिपरेशन उसी के लिए चल रही थी बेसिकली। तो फिर मेरा ये जब रिजल्ट आ गया था कि हाँ इसमें हो गया है, तो फिर मैंने उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था। एंड देन हार्डली अगर सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट के लिए देखें तो मैंने 2 से ढाई महीने में किया है, वरना मैं पढ़ पहले से ही रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मेनली तो सिलेबस पूरा सेम सा ही था, पर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स उसमें अलग थे, उसमें अलग थे। तो वैसे देखा जाए तो 1 साल तो मान के ही चलिए कि हाँ 1 साल तो मैंने प्रिपेयर किया ही था उसके लिए। स्टूडेंट, इस बात का मतलब बिल्कुल भी ये मत निकालिएगा कि 2 ढाई महीने में सिलेक्शन हो गया। जैसे सबसे बड़ा सिलेबस फिनेंशियल अकाउंटिंग ही था, तो वो इन्होंने हम्म। जैसे एपी एबीएसटी से कर लिया था। इकोनॉमिक्स भी जैसे पहले से इन्होंने पढ़ी हुई थी, तो जैसे 40-50% इन्होंने किया हुआ था, उसका इनको बेनिफिट मिल गया। प्रशाली जी, कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं सीएमजे से कि सीएमजे ने जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग बना दी, और मतलब हर कोर्स में वही डाल दी। जबकि होना तो ऐसा चाहिए कि तुम टीआरए की अलग बनाओ, फिनेंशियल अकाउंटिंग जेवीबीएनएल की अलग बनाओ, एपीए बीएसटी की अलग बनाओ। सीएमजे तो अपनी मेहनत बचा रहा है। तो एज ए स्टूडेंट, मतलब वो सिंगल बना दी, और हमने इस तरीके से बना दी कि लोअर लेवल या हायर लेवल सारे क्वेश्चन हो जाए, सारे वो क्वेश्चन कवर करते हुए। तो वो तरीका स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, या अलग अलग बनाए तो बेनिफिशियल रहेगा? सर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जेआरए का एबीएसटी के कंपैरिजन में असिस्टेंट प्रोफेसर थे तो सिलेबस कम ही था। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में तो बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस था। तो अगर मैंने वो सारा सिलेबस पढ़ लिया तो मुझे तो जेआरए के लिए तो कम ही लगेगा वो। तो अगर आप सारा बड़ा कवर कर रहे हो तो छोटा तो उसमें कवर हो ही रहा है ना, तो आप एक बार बड़ी तैयारी कर लो, वो ज्यादा बेटर है। कि आपका टाइम एक बार लगेगा एक ही चीज को, अगर आप अभी आधा पढ़ रहे हो आधा बाद में पढ़ोगे तो वो टाइम वेस्ट होगा, फिर वो दिमाग भी बार बार डाइवर्ट होगा। इससे बेटर है एक बार ही पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद वो करो। तो सिलेबस तो सेम ही रहता है, ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब जगह होता है। अगर आप ज्यादा पढ़ लोगे तो बेटर ही रहेगा कि आपके लिए, अगर आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि आजकल तो सारे एग्जाम्स कोई कहाँ से आ रहा है कोई कहाँ से आ रहा है। तो अगर सारा सिलेबस पढ़ लिया, जैसे अभी इसमें भी 2-3 क्वेश्चंस मनी से रिलेटेड आए थे जेआरए में, वो सारे मैंने पढ़े हुए थे जब मैंने मेरा यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था। तो मेरे लिए वो वहां से बेनिफिशियल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पढ़ोगे तो वो आपके लिए कुछ कम रहेगा या कुछ ज्यादा रहेगा। तो बेटर है अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट, होता है क्या है कि जो टीचर होता है, गाइड होता है, कोच होता है, उसका अपना एक रोड मैप होता है।
और वो उसी के अकॉर्डिंग जो उनके ट्रेनी होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। सभी का अलग अलग तरीका होता है और वो अपने अपने तरीके से देते हैं। तो मैंने जो भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में सीखा, फिर मैं जैसे जब मैं 12th क्लास में था तभी से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, अपनी अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, फिर धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट होता गया। तो जो भी मैंने सीखा, फिर जो सिलेक्टेड बच्चों से बात हुई उनके रिगार्डिंग जो मैंने सीखा वही उसी तरीके से हम आपको सिखाते हैं। तो कॉमर्स कंपटीशन में सिलेक्शन लेने का हमारा पहला रोड मैप ये होता है कि आपको एक साल में कम से कम 8 एग्जाम देने हैं। 20 वैकेंसी आती है, आपको 8 मिनिमम देने हैं। और 8 एग्जाम मतलब 3 साल में आपको 25 एग्जाम देने हैं। वो आप तभी दे पाओगे जब एक सब्जेक्ट को आपने तैयार कर लिया। जैसे मान लीजिए आपने फिनेंशियल अकाउंटिंग तैयार कर ली और उसमें लग गए आपको 2.5 महीने लग गए, तो वो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चाहे प्रैक्टिस करते रहो, नोट से करते रहो, वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमने ऐसे कोर्स बनाए, आपने फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ ली, आप लोवेस्ट लेवल से लेकर हायर लेवल का कोई भी एग्जाम दे लो वो क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। आप चाहे चैप्टर छोड़ दो कि भाई ये चैप्टर मेरे कोर्स में नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना वो फिर से पढ़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कर सकते कि पहले इस एग्जाम के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, वरना पूरी लाइफ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रह जाओगे। और सिलेक्शन देने का यही रीजन है। हम लोग क्या करते हैं कि हमने एक बार कोर्स बना लिया, उसको हम इंप्रूव करते जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा डालते जाते हैं। लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने बनाया वो डिलीट, अगली बार वही फिर से करा रहे हैं, अगली बार वही फिर से, अगली बार वही फिर से। बच्चे को मजा आता है कि भाई लाइव क्लास है, बिल्कुल लेटेस्ट मिल रही है, आज ही वीडियो शूट हुआ है। अरे वीडियो तो आज ही शूट हुआ है, लेकिन कंटेंट 3 साल पहले भी टीचर वही करा रहा था और आज भी वही करवा रहा है। मजा तो तब है 3 साल पहले टीचर ने जो करवाया उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दे, और अगर कुछ चीजें चेंज हो गई है तो ज्यादा चेंज हो गई है तो उस वीडियो को डिलीट करे या फिर उसमें बताए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो, तब आएगा मजा तो। वरना 4 साल पहले जो मैं पढ़ाता था आज भी वही पढ़ाऊं तो फिर क्या फायदा है। वीडियो नया नहीं होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और प्रशाली जी, आपको कॉमर्स मेरी जान के बारे में कहाँ से पता चला और कब पता चला, बाद में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कुछ दिक्कतें आई होगी वो बताइए, या फ्यूचर में हम इम्प्रूव कर सकें। सर मैंने एफसीआई का जब एग्जाम दिया था तो भी वही, उसमें जनरल पेपर था फर्स्ट वाला जो प्री वाला एग्जाम था। उसके बाद 5 दिन का टाइम मिला था, मतलब लगभग मोटा मोटा 28 को रिजल्ट आया था एंड 5 मार्च को एग्जाम था, 28 फरवरी को रिजल्ट आया था। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 4.5 दिन ही थे पढ़ने के लिए, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में था एग्जाम 5 को। तो मैंने उस टाइम पे यूट्यूब पे सर्च किया था, तो मुझे एफसीआई के लिए अभिषेक सर की क्लासेस मिली थी ऑफलाइन। वो एमसीक्यूज वगैरह करवाए हुए थे उन्होंने, उस टाइम पे 3 या 4 क्लासेस अपलोडेड थी। तो मैंने वो क्लासेस देखी थी और सिर्फ उन 5 साढ़े 4 दिन में मैंने वो प्रिपेयर किया, और भी बहुत सारी, फिर मैंने सीएमजे का बहुत सारी रिसर्च की थी। एंड देन जाके फिर मैंने मई में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोर्स परचेज किया था। और एपीएवीएसटी वाला पेपर कैसा हुआ है आपका, रिजल्ट आना तो बाकी है वैसे। सर मेरा जनरल पेपर अच्छा नहीं हुआ था, वही ना, मेरा राजस्थान जीके अच्छा नहीं है, तो मेरा जनरल पेपर पता नहीं क्यों वो अच्छा नहीं हुआ, तो वो माइंड में एक वो हो गया था कि ये पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं दूसरा में कितना भी वो लगा लूंगी तो वो नहीं हो पाएगा, तो वो मैंने खुद से ही खराब कर लिया सेकंड पेपर। तो स्टूडेंट देखो, ये स्टूडेंट भी वही गलतियां कर रहे हैं जो आप अभी कर रहे हो। एफसीआई प्री का रिजल्ट आया, 5 दिन मिले थे, उसमें ये ढूंढ रहे हैं कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, और एक पेपर बिगड़ गया इसलिए अपन आगे के पेपर भी बिगाड़ रहे हैं। आपने वर्ल्ड कप के दौरान बहुत बार ऐसा देखा होगा कि अपने शुरुआती मैच बिगड़ चुके हैं, फाइनल तक जाने के कोई भी चांसेस नहीं है, फिर भी पहुंच जाते हैं। वो पाकिस्तान तो कई बार पहुंची है, उसे क्या कहते हैं, वो एक वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब एक वर्ड है उर्दू का, वो किसका चमत्कार, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। तो जब अपना एक पेपर बिगड़ गया ना, तो आप ये मान करके चलो बच्चे तो सारे आपके पास कॉमर्स वाले ही है, कंपटीशन उन्हीं के साथ ही है, तो उनका भी बिगड़ा होगा हो सकता है। जब मैंने जेवीवीएनएल का एग्जाम दिया था, खुद का बताता हूँ, जेवीवीएनएल का मैंने एग्जाम दिया था, तो पहले जैसे जनरल पेपर का हुआ, उसके अंदर 80 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। तो वो मेरा भयंकर खराब हुआ, वो मेरा पहला ही एग्जाम था कंपटीशन का, भयंकर खराब हुआ। मैंने अभिषेक सर को कॉल किया कि मैंने बोला कि यार पेपर देने का ना कोई मतलब नहीं है, मेरे को ये पेपर देना ही नहीं चाहिए था, अभी बहुत मतलब लंबा समय बाकी है प्रिपरेशन करने का, और बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट था।
फिर कॉमर्स वाला पेपर आया। कॉमर्स वाले पेपर में मुश्किल से 2 क्वेश्चन मेरे गलत होंगे, वो सारे के सारे सही थे। फिर रिजल्ट आया तो जनरल पेपर में 80 में से मुश्किल से, मतलब ये मान करके चलो 30-32 इतना ही स्कोर था मेरा। और ओवरऑल यदि बात करें तो 132 या 134 के लगभग मार्क्स थे। और मतलब थर्ड रैंक थी मेरे। तो कहने का मतलब जो आपका बिगड़ चुका है ना, उसकी वजह से आप दूसरा नहीं बिगाड़ सकते। अगर मैं ये करता कि भाई कॉमर्स वाला अपन को देना ही नहीं है, अपना तो बिगड़ गया, उसी चीज को अपन मान लेते हैं। जब तक आप मैच के दौरान हो, लास्ट बॉल नहीं डल जाए, तब तक आपको हार नहीं माननी चाहिए। पर साली मैं जी ध्यान एक लास्ट चीज, हाँ जी, एक मतलब मैं लास्ट चीज। ध्यान हाँ जी। हाँ, बिल्कुल आप ध्यान रखिए। और अब आप सीनियर हैं, आपको देख करके बहुत सारे लोग सीखने वाले हैं। और ये केवल स्टडी के रिगार्डिंग नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की रिगार्डिंग है लाइफ में। कई बार मरीज के सही होने की संभावना 0 कुछ होती है, फिर भी वो पूरी तरीके से सही हो जाता है। तो जब तक 0.1% भी उम्मीद है, तब तक इंसान को प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल जीरो हो चुका तब आप शौक मना सकते हो, उससे पहले आप नहीं मना सकते हो। तो प्रशाली जी, ये कहा जाता है कि ऑनलाइन में टीचर ने कोर्स भेज दिया, उसके बाद टीचर को स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आता है, फिर हम आप लोगों को कॉल करते हैं, फिर हमें पता चलता है प्रशाली जी भी कोई है। तो मतलब मैं और आप एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं? आपने कभी मैसेज किया हो, आपको सपोर्ट मिला नहीं मिला? या फिर ये है कि भाई कोर्स ले लिया, अब जब रिजल्ट आएगा तब फोन करके। और बच्चा भी बेवकूफ है कि मतलब टीचर से कोई कनेक्शन नहीं है, टीचर फोन करेगा, बच्चा स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवा कर भेज रहा है, वो सोशल मीडिया वाली फोटो नहीं लगाते हैं हम। और इंटरव्यूज वगैरह के लिए आ रहे हैं। तो मतलब इसके बारे में बताइए। सर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई मेरी क्वेरी रही हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग और मैंने क्वेश्चन किया हो तो आपका रिप्लाई नहीं आया हो। भले ही इमीडिएटली नहीं आया हो बट ऐसा नहीं है, विदिन 24 आवर्स मुझे हमेशा रिप्लाई मिला है कि चैट बॉक्स में भी, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे तो खैर अभी ऐड हुए हैं हम, वरना टेलीग्राम पे भी मेरे को हमेशा रिप्लाई मिला है। चैट बॉक्स में मैंने ऐप के चैट बॉक्स में भी 1-2 बार टेक्स्ट किए थे कुछ भी क्वेरी के रिगार्डिंग, तो वो हमेशा विदिन 24 आवर्स रिप्लाई मिल ही जाता है। स्टूडेंट ऑफलाइन में सिलेक्शन दिखाना आसान होता है, बच्चा डेली आता है टीचर के पास, स्टूडेंट और बच्चे का कनेक्शन होता है, टीचर को पता होता है बच्चे का क्या रिजल्ट गया। ऑनलाइन में टीचर के पास कोई तरीका नहीं है ये पता करने का कि बच्चा सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, जब तक बच्चा खुद नहीं बताए। लिस्ट में बच्चे का नाम नहीं आता, रोल नंबर हमारे पास होता नहीं है, बच्चा खुद बताए ना, तभी पता चलता है। और बच्चा केवल तभी बता सकता है जब टीचर के साथ उसका कनेक्शन है। वरना बच्चा यही मान करके चलता है कि ये सर्विस प्रोवाइडर है और हम कस्टमर है। जब टीचर बच्चे को स्टूडेंट मानता है, तभी स्टूडेंट टीचर को टीचर मानता है। हर चीज के लिए देखो सिस्टम बनाया हुआ है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टडी रिलेटेड क्वेरी पॉसिबल नहीं हो पाती है कि आप हमें फोटो खींच कर भेजें कि इस क्वेश्चन का कैसे करें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हमने हर एमसीक्यू को वीडियो सॉल्यूशन में करवा रखा है, कुछ नहीं छोड़ा। एक चीज को कई जगह करवा रखा है। आपने पहला चैप्टर पढ़ा, आपको समझ में नहीं आता है, आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर समझ में नहीं आया, नोट्स में आएगा, एमसीक्यूज में आएगा, उसके वीडियो सॉल्यूशन में आएगा, टेस्ट में आएगा। जब आप एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब समझ में आ जाएगा। पूरा कंप्लीट करने के बाद भी आपकी क्वेरी रहती है तो फिर भेज सकते हैं, तो हम स्टडी रिलेटेड क्वेरी का सॉल्यूशन कर देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? एक सब्जेक्ट की क्वेरी एक साथ, डेली नहीं, आज ये क्वेश्चन फिर ये क्वेश्चन फिर ये क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट की क्वेरी। सर मैंने ये ऑडिट पूरी पढ़ ली और ये मेरे 10-15-20 मिनट के डाउट है, मैं आपको कॉल करके ये समझना चाहता हूँ, वो भी दे देंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट की क्वेरी एक साथ। दूसरी बात, इन चीज़ों के जवाब नहीं दे पाएंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी, वैकेंसी कब आएगी, पेपर टफ आएगा आसान आएगा, वो टेलीग्राम ग्रुप में आप भटकते रहो। इवन हमने ये फैसिलिटी दे रखी है कि आप ऐप में मैसेज करोगे कि सर मुझे गाइडेंस चाहिए कि मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, मैं डायरेक्टली आपको कॉल करूंगा। लेकिन ये फैसिलिटी केवल और केवल इसी चीज़ के लिए है, केवल गाइडेंस प्रिपरेशन, और कुछ भी नहीं। और सभी कोर्सेज में जो भी आप एग्जाम देते हैं आंसर की आएगी, वो हमारे कोर्स से नहीं मिल रही, किसी ऑथेंटिक बुक से नहीं मिल रही, हम आपको ऑब्जेक्शन प्रूफ बना करके देंगे। टीवी में आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, ज्वाइनिंग में सपोर्ट मिलेगा, ज्वाइनिंग होने के बाद में भी कोई आपको जॉब पर परेशान कर रहा है तो हम हमारे अकॉर्डिंग
गाइड करेंगे। ये इतना सपोर्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं जितना हम कर सकते हैं। इवन जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑफलाइन में तो सीएस को पढ़ाते थे, वहां पर स्टूडेंट और कम होते हैं। तो एग्जाम से पहले एक एक स्टूडेंट को मैं कॉल करता था। तो एक आईपीसीसी का स्टूडेंट था, उसने मेरे को बताया कि सर मेरी तो तैयारी नहीं है, मैंने पढ़ाई नहीं, तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं उस स्टूडेंट के घर पर गया 20 किलोमीटर दूर बाइक चलाकर, उसे मैंने पढ़ाया 15 घंटे के लगभग, और उसके 65 मार्क्स आए आईपीसीसी में, लो में एग्जाम्शन आई। तो जो आपका सिलेक्शन है ना, वो हमारा पर्सनल सिलेक्शन है। आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है, आपका फेलियर हमारा फेलियर है। लेकिन बात वही है, करना वो आपको पड़ेगा। ये जो इधर उधर मतलब ये जो मिस्टेक्स है ना, ये सुधारनी पड़ेगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। यदि आप हमसे सपोर्ट चाहते हैं ना, तो फिर वो डांट भी टीचर की जैसे आपको खानी ही पड़ेगी। आप ये उस वक्त आप ये सोचो कि हमें इस चीज के लिए डांट दिया, आपको क्या मतलब है, हम करें नहीं करें, फिर वो चीज नहीं हो पाएगी। तो प्रसादी जी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई, और ये वीडियो जो हम बस इसीलिए कंडक्ट करवा रहे हैं कि ये जो मिस्टेक्स आपने 3-4 साल में सीखी, ये बच्चे अभी सीख जाएं और 1 साल में सिलेक्शन हो जाए। 1 साल बहुत ज्यादा है, अगर ये मिस्टेक्स नहीं करो, सही डायरेक्शन में चलो। 1 साल बहुत ज्यादा है, 8 एग्जाम दोगे आप, मैं ये मान करके चलता हूँ 4 एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 4 एग्जाम। अभी आरसीडीएफ की वैकेंसी है, राजफेड की वैकेंसी है, एफसीआई वाली बिल्कुल कतार में है। जब तक ये होंगे तब तक और आ जाएगी वैकेंसी, जेवीबीएनएल भी आनी ही है। वैकेंसी कभी नहीं रुकेगी, आती ही रहेगी। तो प्रसाली जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और चाहते हैं कि एपी एबीएसटी में भी आपका सिलेक्शन हो जाए, और ये भी चाहते हैं कि आप उसकी भी प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू रखिए। हाँ वो जी सर। टॉप पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट अच्छी है लेकिन उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। तो थैंक यू।